So today we are going to start a physiology of special senses जिसमें 5 टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पहला चैप्टर है ऑप्टिक्स ऑफ विजन, ठीक है। इसमें इसके दो पार्ट्स हैं। बेसिकली सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लॉज को और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं आई की वर्किंग के, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे आई पे। तो सबसे पहले जो इसमें डिस्कस किया गया है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। रिफ्रैक्शन होती कैसे है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है इस पूरे पेज में। तो वो मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइक ये अगर डायग्राम ये गिवन है, बस ये लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, और ये ग्लास है और ये लाइट रेज देन इस ग्लास में से पास हो रही हैं, ठीक है। यानी लाइट रेज एयर से ग्लास में एंटर हो रही हैं, मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। जब भी मीडियम चेंज होता है ना, जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, लाइक फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, जैसे हमारी आइज में होता है, हम उसके हिसाब से ही बात करेंगे। तो क्या होता है कि लाइट रेज की स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है, और लाइट रेज बेंड हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि लाइट रेज की क्या हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन हम कहते हैं किसको। रिफ्रैक्शन कैसा प्रोसेस है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं, ठीक है। इस बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं हम। अब जैसे ये एक सरफेस है, ये एक सिंपल ग्लास है, ठीक है, और ये हमारे पास एयर से लाइट रेज आ रही हैं, वो इस ग्लास में से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो पास कर रही हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि जब भी लाइट रेज परपेंडिकुलर आएंगी टू द ग्लास सरफेस और द सरफेस ऑफ टू द परपेंडिकुलरली टू एनी मीडियम, जिस भी मीडियम की वो सरफेस होगी, तो लाइट रेज जो होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जैसे वो आ रही होंगी वो पास कर जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब लाइट रेज और वो सरफेस किसी एंगल पर प्रेजेंट होंगे, जैसे ये वाली डायग्राम है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये वाली डायग्राम में क्या है, एक एंगल बन रहा है। एंगल कैसे बन रहा है कि ये ग्लास की सरफेस है जो थोड़ी सी एंगुलेटेड है और ये लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है जैसे पहले आ रही थी। अब क्या हो रहा है कि जो है लाइक अब कुछ लाइट रेज जो है वो करीब यानी जल्दी इसको टच कर जाएंगी और कुछ लाइट रेज को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो दूर है, क्योंकि वो इस सरफेस से दूर है, ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अब जब जो जल्दी टच कर जाएंगी, जिसमें ये वाली आ रही हैं, ठीक है, ये वाली जल्दी टच कर जाएंगी। जब ये जल्दी टच कर जाएंगी तो मैंने आपको बताया है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। जब स्पीड इनकी कम हो जाएगी, अब इनकी स्पीड जो है वो लेट सपोज जैसे इधर इधर लिखा हुआ है, इधर इस बॉक्स में हमारे पास कि इसकी पहले स्पीड कितनी थी और बाद में कितनी हो गई है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये लिखा हुआ है द वेव फ्रंट इन द अपर पोर्शन ऑफ बीम कंटिन्यूज टू ट्रैवल। ऊपर वाली आ रही थी 300,000 किलोमीटर पर सेकंड से, जबकि जो ग्लास में एंटर हो गई हैं वो ट्रैवल कर रही हैं नाउ विद अ वेलोसिटी ऑफ 200,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी उनकी वेलोसिटी कम हो गई है। और ये वेलोसिटी स्पीड चेंज की वजह से, स्पीड के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जब ऊपर वाली रेज ग्लास में से पास करती है ना तो वो बेंड हो जाती हैं टुवर्ड्स दिस, ठीक है। उनको अपनी स्पीड उतना कम करने का टाइम ही नहीं मिलता। जब उन्हें नीचे वाला, अपने से नीचे वाला रिस्पेक्टिव बिल्कुल एडजस्टेंट जो वेव है, जो लाइट की रे आ रही है, वो उसकी स्पीड उससे कम मिलती है। लाइक अब अगर मैं आपको बताऊं तो जब ये वाली लाइट आई तो ये मुड़ गई सबसे पहले, ठीक है, इसकी स्पीड में चेंज आ गया। अब जो दूसरी वाली लाइट रेज आएंगी ना, वो अपने आप की स्पीड को उतना कम करने से पहले वो इसकी स्पीड को देखकर इसकी तरफ बेंड हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ के लाइट रेज एंटर होती हैं और वो सारी लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में बेंड हो जाती हैं एंगुलेटेड ग्लास सरफेस के ऊपर। इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, अब इस पूरे पेज में यही है, ठीक है। अब एंड पर ये लेंस बना हुआ है। ये लेंस क्या बता रहा है कि अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज करें, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि अब ये देखें, यहाँ पर एंगुलेशन ऐसे है सरफेस की और यहाँ पर ऐसे है जो एंगल बन रहा है, यानी अब जो ये वाली लाइट रेज है ये जल्दी इसको रीच करेंगी और ये वाली भी जल्दी इस वाली सरफेस को रीच करेंगी, और जो ये एजिस पे है ये वाली देर से पहुंचेंगी। तो ये वाली जो है ये इस डायरेक्शन में जो है ये बेंड होती जाएंगी अपने सबसे करीब। जो रे सबसे जल्दी पहुंची होगी ना वो जिस डायरेक्शन में बेंड करेगी ना, बाकी सारी उसको फॉलो करती हुई उसी डायरेक्शन में बेंड कर जाएंगी। तो दैट्स वाई जो ऊपर वाली हैं वो इस डायरेक्शन में बेंड कर रही हैं और नीचे वाली जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो बेंड कर रही हैं, ठीक है। और ये सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर आकर कन्वर्ज कर जाती हैं, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। ये इस डायरेक्शन में कन्वर्ज इसलिए कर रही हैं, यानी अंदर की डायरेक्शन में इसलिए कन्वर्ज कर रही हैं बिकॉज क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है ना वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है एट अ सिंगल पॉइंट, और उसके पीछे उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये हमारे पास जो है ये इस पेज की पूरी समरी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अब अगर हम आए, इस पूरे पेज में यही लिखा हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आए तो अब ये कनकेव लेंस का बताया था कि कनकेव लेंस में क्या होता है, वही फिनोमेना है। अब इसमें एंगुलेटेड सरफेस कैसे होगी, ऐसे होगी,
ऊपर वाली ऐसे और नीचे वाली ऐसे। तो अब लाइट रेज जल्दी कहाँ पहुंचेंगी, इधर, और लाइट रेज इधर को डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ये वाली जल्दी पहुंचेंगी, ये इधर को डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और बाकी सारी जो देर से पहुंची हैं वो पिछले वाले की स्पीड को फॉलो करते हुए उसकी डायरेक्शन में जो है वो जाती जाएंगी। और इसके रिजल्ट क्या होगा कि लाइट रेज जो है वो, क्योंकि एक तो ये कनकेव लेंस है और लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगी, और इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्शन हो गई है। उसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो आगे उन्होंने कहा है, अगर मैं थोड़ा सा रीड करके अगर आपको बता दूं तो कनकेव लेंस डाइवर्जेस लाइट रेज व्हेन द रेज एंटर। अच्छा, जो एक और बात कि जो लाइट रेज लेंस के सेंटर में से पास करती हैं दे ट्रेवल स्ट्रेट, क्योंकि वो कोई एंगल नहीं बना रही होती विद द सरफेस ऑफ द लेंस। ठीक है, तो एंगल बनाना जरूरी है रिफ्रैक्शन के लिए। उसके बाद क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस। अब हमने कनकेव और कन्वेक्स लेंस की बात कर ली, तो सिलेंड्रिकल लेंस का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं अब सिलेंड्रिकल लेंस को समझाने के लिए ना एक एनालॉजी यूज करूंगी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लाइक आपने सिलेंड्रिकल लेंस कैसा होता है, सिलेंड्रिकल लेंस होगा ऐसे, सिलेंडर की शेप का। ठीक है, अब अगर हम कनकेव और कन्वेक्स लेंस को देखें तो लाइट रेज इसके अंदर से आती हैं, अगर कनकेव है तो कन्वर्ज होंगी, ठीक है, और अगर कन्वेक्स होगा तो लाइट रेज डाइवर्ज कर जाएंगी। ठीक है, और ये लाइट रेज जो है ये इस लेंस के सेंटर में से पास करती हैं, ये लेंस का सेंटर है और ये लाइट रेज इसके अंदर से पास करती हैं। लेकिन जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। और जब इन केस ऑफ लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज, कनकेव और कन्वेक्स लेंस स्फेरिकल लेंसेज हैं, इनके केस में क्या होता है कि इमेज अगर कन्वर्ज होता है तो देयर इज अ पॉइंट जहां पर वो कन्वर्ज हो रहा है और इसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं। और स्फेरिकल लेंसेज के केस में ये फोकल पॉइंट एक ही पॉइंट होता है। ठीक है, अब अगर हम सिलेंड्रिकल लेंस के केस में मूव करें तो सिलेंड्रिकल लेंस में क्या होता है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि इसमें से लाइट रेज आई हैं वो या तो किसी पॉइंट पर डाइवर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, या वो किसी पॉइंट पर डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, सिलेंड्रिकल लेंस इज नॉट दैट सिंपल। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल लेंस में डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट चीजें होती हैं। कैसे होती हैं, अब हमारे पास क्या होगा, अब मैं इसको एनालॉजी क्या मैं यूज कर रही हूँ कि ये हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग है। लाइक कैसे कि हमने बॉडी को ना सिलेंडर के तौर पर ज्यूम कर लेना है। ठीक है, फ्रॉम नेक टू द सैक्रम हमने इसको एक सिलेंडर की तरह ज्यूम कर लेना है। ठीक है, अब ये सिलेंडर के डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे हमारी वर्टिब्री के लेवल्स हैं C1 C2 L1 L2 T1 T2 अप टू सैक्रम। ठीक है, ये डिफरेंट लेवल्स हैं। अब जब लाइट रेज सिलेंडर से पास करती है ना, जैसे हमारी बॉडी में मैंने बताया सिलेंडर है, तो जब लाइट रेज लेट सपोज एक पर्सन को हमने बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में हमने उसको खड़ा कर दिया है, हमने उसके पीछे से उसकी बॉडी में लाइट रेज फॉल की हैं। ठीक है, अब ये लाइट रेज ऐसा नहीं होगा, अगर मैं उस बॉडी को एक सिलेंडर और एक लेंस ज्यूम कर रही हूँ तो ऐसा नहीं होगा जैसा कि कन्वेक्स और कनकेव लेंस के केस में होता है कि लाइट रेज सेंटर से पास कर जाएंगी और जाकर एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी, और अगर डाइवर्ज हो रही हैं तो लेंस की बैक साइड पर हम उन्हें डॉटेड लाइन से कन्वर्ज कर लेंगे। जैसे अगर इस केस में मैं बात करूँ, अब वो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि डॉटेड लाइन में, तो वो कनकेव लेंस के केस में डाइवर्ज है ना, तो इधर फोकल पॉइंट तो नहीं बन रहा, तो हम इन्हें डॉटेड लाइन से पीछे एक्सटेंड करके हम फोकल पॉइंट इधर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता इन केस ऑफ अ सिलेंडर। ठीक हो गया। तो हम क्या, तो सिलेंडर में होता क्या है, सिलेंडर में जब लाइट रेज फॉल की, वो पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है, क्या होगा कि उस पर्सन के हर लेवल के ऊपर, जैसे मैंने वर्टिब्रे के लेवल्स कंसीडर किए हैं, तो हर वर्टिब्रे की लेवल के ऊपर सेंटर से लाइट पास नहीं करेगी, एजेस से, लाइक उस बॉडी के लैटरल एंड से जो है वो लाइट पास करेगी और हर लेवल का एक फोकल पॉइंट बनेगा। ठीक है, यानी C1 का एक फोकल पॉइंट होगा जो उसके एजेस से लाइट को लेकर आएगा, और फ्रॉम मीडियल टू लैटरल लाइट का जो रेस पास करेंगी ना, मीडियल टू लैटरल डायरेक्शन में पास करेंगी एक सेगमेंट से, और वो कन्वर्ज होंगी एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ दैट सेगमेंट। इसी तरह दूसरे सेगमेंट में मीडियल टू लैटरल लाइट रेस पास करेंगी और कन्वर्ज होंगी C2 के लेवल पे, लेट सपोज। इसी तरह जितने लेवल्स होंगे, जितने पॉइंट्स होंगे उस सिलेंडर के अंदर, उस लेंस के अंदर, उतने फोकल पॉइंट्स होंगे। लेकिन इसमें क्या चीज़ कॉमन होगी कि वो सारे फोकल पॉइंट एक फोकल लाइन के ऊपर लाई करे होंगे, यानी उन सारे फोकल पॉइंट्स का अगर हम ज्वाइन करें ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी और वो एक ही प्लेन के अंदर होगी। ठीक है, अब ये बात होगी तो कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब अगर हम इसको नॉर्मल सिलेंड्रिकल लेंस पर लेकर आए, जो कि ये बना हुआ है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल लेंस है जिसकी हमने एक साइड ली हुई है। ठीक है, सिलेंडर यूं होता है ना। ठीक है, लाइक अब अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूँ, ठीक है, तो मैंने इसका एक, आप समझे, एज लिया है, ये इसका सर्कल है और ये इसकी पतली सी वॉल है, मैंने इसको कट किया है। ठीक है, एक बारीक साइज का सेक्शन लिया है। अब क्या होता है कि जब लाइट रेज आई हैं, लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, और लाइट रेज जो है इसके एजेस से कन्वर्ज हो रही हैं, एजेस से कन्वर्ज हो रही हैं मीडियल टू लैटरल। ठीक है, जो मैंने आपको बताया,
मीडियल टू लैटरल लाइट रेज पास हुई है, एक पॉइंट पे फोकस हुई है। मीडियल टू लैटरल, लाइक ये लेट्स सपोज मैं कर रही हूँ ये C1 के लेवल पर था, ठीक है, जो पहली नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही हैं, ये जो पहला सेट ऑफ लाइट रेज है ना, पहला फोकल पॉइंट बन रहा है जिन लाइट रेज की हेल्प से, वो पहला लेवल है। उसके बाद एक फोकल पॉइंट ये बन रहा है, फिर एक फोकल पॉइंट ये बन रहा है, ठीक है। और ये सारा ये हर, यानी अगर ये उसका एक कट सेक्शन है ना एक सिलेंडर का, यानी अब अगर हम मैं स्क्रीन से लाइट फॉल कर रही हूँ परपेंडिकुलर टू दिस, तो एक लाइट रेज ऐसे 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 और ऐसे पास करनी है। और अल्टीमेटली ऑन द बैक ऑफ द फोन, अगर मैं स्क्रीन के सामने से लाइट फेंक दूँ तो ऑन द बैक ऑफ द फोन अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ तो ये एक पॉइंट बनेगा फोकल पॉइंट, ठीक है। लेकिन सिलेंडर के केस में एक सिंगल पॉइंट नहीं होता, इसी तरह अगले सेगमेंट का भी एक फोकल पॉइंट होगा जो इसके नीचे होगा, फिर उससे अगले का उसके नीचे, तो ये सारे फोकल पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करेगी जिसे हम फोकल लाइन करेंगे, फोकल लाइन कहेंगे। तो सिलेंड्रिकल लेंस के केस में फोकल पॉइंट नहीं होता, क्या होती है, फोकल लाइन होती है। आई होप कि आपको इसकी कुछ समझ आई होगी, ठीक है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें हम जो है वो सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं। ये सारी बात अब क्लियर होगी। उसके बाद इस पेज में क्या लिखा हुआ है, अच्छा उसके बाद ये नेक्स्ट डायग्राम है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये 3 सेगमेंट्स शो किए हैं, ये तीनों सेगमेंट्स का एक अलग अलग फोकल पॉइंट है, ठीक है। लाइट सोर्स एक ही है लेकिन सिलेंडर में वो डिफरेंट लेवल से डिफरेंट फोकल पॉइंट्स बना रहा है, लेकिन वो सारे फोकल पॉइंट्स एक ही फोकल लाइन से पास कर रहे हैं जिसे हमने ए नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर हम दो सिलेंडर्स को परपेंडिकुलरली रख दें, ठीक है, यानी एक सिलेंडर हॉरिजॉन्टली रखा है और एक वर्टिकली रखा है, ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला सिलेंडर होगा उसका जो फोकल पॉइंट है उसके सेंट्रल सेगमेंट से जो बनेगा फोकल पॉइंट, लेट्स सपोज वो ए है, ठीक है। ये जैसे ये परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाला है, ठीक है, इसके इस सेगमेंट से हमारे पास जो फोकल पॉइंट बना है वो ये है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर वाला है उसके इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, लाइक अगर मैं वो सेगमेंट मेंशन करूं, ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट है और इस सेगमेंट से जो लाइट रेज फोकस होकर आई हैं वो भी इस पॉइंट पर है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर दो सिलेंडर्स को परपेंडिकुलरली रखें, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उन दोनों के सेंट्रल एक्सिस का जो फोकल पॉइंट है वो सेम होगा, उसे हम पॉइंट फोकस कहेंगे, ठीक है। अगर हम इधर नीचे पढ़ें बी में क्या लिखा हुआ है, टू सिलेंड्रिकल कन्वेक्स लेंसेज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट वन लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज इन वन प्लेन एंड द अदर लेंस कन्वर्जिंग लाइट रेज इन द प्लेन एट अ राइट एंगल, ठीक है। तो लेकिन उन दोनों लेंसेज के कंबाइन करके क्या जो पॉइंट आएगा उसका सेम पॉइंट फोकस होगा जो कि सिंगल स्फेरिकल कन्वेक्स लेंस से आता है। यानी एक सिंगल कन्वेक्स लेंस स्फेरिकल वाला आपने रखा है जो हमने पहले पढ़े थे, ठीक है, उससे जो फोकल पॉइंट आएगा अगर आप दो सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं ना तो भी वही फोकल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया था। उसके बाद हमारे पास आता है कि हर लेंस की ना एक रिफ्रैक्टिव पावर होती है, ठीक है, कि उसकी एबिलिटी जिससे वो रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट को। अभी हमने पढ़ लिया है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जो अब हमारे पास अगर हम कनकेव लेंस यूज करें तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर को हम पॉजिटिव में लिखते हैं और अगर कन्वेक्स लेंस यूज करें तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर को हम नेगेटिव में लिखते हैं। ये डायग्राम इस ये जो साथ में बॉक्स बना हुआ है ब्लू बॉक्स, इसके अंदर जो सारा कुछ लिखा है वो मैं आपको इस डायग्राम से समझा दूंगी कि इस डायग्राम में क्या है। अब इस डायग्राम में 3 लेंसेज शो किए हुए हैं, ठीक है। पहले 2 की देखें तो आप थिकनेस सेम है लेकिन थर्ड वाले की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि यहाँ पर जो लाइट रेज है ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे लाइट रेज जो है वो पॉइंट सोर्स से आ रही है, ठीक है। पॉइंट सोर्स का मतलब होता है बिल्कुल एक छोटा सा लाइट सोर्स है और वो लेंस के बहुत करीब पड़ा हुआ है, ठीक है। जबकि जब परपेंडिकुलर, लाइक अगर आप देखें सन हमसे कितना दूर है और ये लेट सपोज हम है, ठीक है, तो लाइट रेज जब हमारे तक आती है ना तो लाइट रेज कुछ इस तरह से आते आते इतनी दूर पहुंच जाती है कि हम तक पहुंचने वाली लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है और ये आप हैं बहुत करीब करीब है, तो इससे जो लाइट निकल रही है वो भी तो हर डायरेक्शन में निकल रही है ना। तो अब यहाँ पर अगर आपका लेंस पड़ा हुआ है तो ये अब आपके लिए जो है वो डिफरेंट लेंस के एंगल से पास कर रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है कि ये वाली जो ये है डिस्टेंट सोर्स से हैं और ये पॉइंट सोर्सेस से हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब उसके बाद क्या बता रहे हैं कि जब डिस्टेंस सोर्स से ये फोकल पॉइंट ये आया है इस लेंस का, ठीक है, और लाइट सोर्स से इसी लेंस का फोकल पॉइंट आया है दूर, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को करीब ले आते हैं तो फोकल पॉइंट दूर चला जाता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। इस डायग्राम से ये डिपेक्ट हो रहा है कि जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब ले आएंगे तो फोकल पॉइंट दूर हो जाएगा एंड वाइस वर्सा कि जब आप अगर लेंस की कर्वेचर कांस्टेंट, लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर कांस्टेंट रखें, और लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर लेंस के जो है वो शेप पर डिपेंड करती है, लेंस की थिकनेस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा लेंस थिक होगा उसकी रिफ्रैक्टिव पावर, उसकी रेज को डाइवर्ज करने की, कन्वर्ज करने की पावर उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है।
पहली दोनों डायग्राम्स में हमें समझ आ गई वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लेंस की जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है। लेकिन थर्ड वाले में उसी पॉइंट सोर्स के साथ इमेज पिछले वाले पॉइंट पे कैसे बनाए, जब लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो गई है। हम चाहते हैं कि इमेज यहाँ पर बने, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले ये दूर था तो हमारे पास इमेज यहाँ पर बन गया। अब हम इस ऑब्जेक्ट को करीब ले आए हैं, ठीक है, मैंने थोड़ा सा डायग्राम की ओरिएंटेशन चेंज किया ताकि मैं आपको बस अकोमोडेशन का थोड़ा सा समझा दूं। हम इस ऑब्जेक्ट को करीब ले आए हैं, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट कर दिया, हम इस ऑब्जेक्ट को करीब ले आए हैं, अभी भी इमेज यहीं बन रही है। डिफरेंस क्या है कि लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर चेंज हो गई है। अब जब हम दूर से ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आते हैं तो हमारा लेंस क्या करता है, अपनी शेप को मोर ग्लोबुलर कर देता है ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को करीब से फोकस कर सकें। अब हम ऐसा तो, हमारा रेटिना तो एक कांस्टेंट लेवल पर है ना, अब हम रेटिना को आगे पीछे तो नहीं कर सकते, तो हम कैसे अकोमोडेट करते हैं, हम लेंस की जो शेप है उसको चेंज करके जो है वो फार ऑब्जेक्ट्स को, नियर ऑब्जेक्ट्स को हम जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हमारे आई में जो इमेज बनती है ना वो इन्वर्टेड होती है। जैसे इस इमेज में नजर आ रहा है कि इमेज जो है वो बैट्समैन की इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन इस चीज को एज ए नॉर्मल इंडिकेट करता है और फिर वो इमेज को हमें सीधा करके ब्रेन में दिखाता है। ये विद इन द ब्रेन हो रहा होता है, ठीक है, हमारी रेटिना पर इमेज इन्वर्टेड ही बनती है, ठीक है। अच्छा जी, और जो रिफ्लेक्टिव पावर है उसका यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे रिफ्लेक्टिव पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे 10 डायोप्टर की पावर ज़्यादा है 1 डायोप्टर से। उसके बाद इस पेज में क्या बताया गया है, इसमें ये आपको वैल्यूज दी हुई है रिफ्लेक्टिव पावर्स की, डिफरेंट आई में मौजूद डिफरेंट सर्फेसिस की, डिफरेंट लिक्विड्स की, जिसमें एयर, कॉर्निया, एक्विस ह्यूमर और लेंस और विट्रस ह्यूमर है। एयर में 1 वैल्यू होती है, कॉर्निया में 1.38, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन दो चीज़ों में होता है, ठीक है, एयर और कॉर्निया के इंटरफेस में। सो दैट्स वाई जो हमारे पास 2/3 ऑफ रिफ्लेक्टिव पावर है हमारी आई की, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉर्निया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो लेंस आता है उसमें सिर्फ लेंस में मिलाकर सारा कुछ तो सिर्फ 20 का डिफरेंस पड़ता है, ठीक है, तो जो है दैट्स वाई लेंस की रिफ्लेक्टिव पावर जो है वो आई की जो है वो फोकस में उतना रोल प्ले नहीं करती, लेकिन जब हम अकोमोडेट करते हैं तो लेंस का सबसे ज़्यादा रोल आता है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अकोमोडेशन पर। अकोमोडेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। जब फार ऑब्जेक्ट को हमने नियर लेकर आना है ना, तो हमने लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ाना है। वो हम कैसे बढ़ाएंगे, लेंस को फ्लैट शेप से हम ग्लोबुलर शेप में ले आएंगे, यानी लेंस का जो थिकनेस है उसको इंक्रीज कर देंगे। लेंस जो है वो सस्पेंड होता है इनटू आवर आईबॉल वाया सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि सीलियरी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। सीलियरी बॉडी के अंदर सीलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं उन लिगामेंट्स की टेंशन को। उन लिगामेंट्स को ज़्यादा टेंस कर देंगे तो लेंस फ्लैट हो जाएगा, और अगर उनको रिलैक्स कर देंगे तो लेंस जो है वो ग्लोबुलर हो जाएगा। अब इसको कैसे प्रोसीड किया जाता है, लाइक दिस इज़ अ डायग्राम, ठीक है, क्या है इसमें कि ये हमारे पास जो है ये एक्चुअली ये हमारे पास पूरी पिंक कलर में सीलरी बॉडी है दोनों साइड्स पर, ठीक है। ये जो ब्लू कलर के आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये लिगामेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये लेंस है और ये आइरिस है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो सीलियरी बॉडी है इसके अंदर दो सेट ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स, ये हमारे पास जो ये हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं, और ये जो लाइंस लाइंस नजर आ रही हैं मेरिडोनियल मसल्स, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिडोनियल फाइबर्स हैं। अब होता क्या है कि ये मेरिडोनियल फाइबर्स नॉर्मली ये क्या कर रहे हैं, ये इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के पेरिफेरल एंड्स को पकड़े हुए हैं, ठीक है, और ये टेंस करें इनको, क्योंकि जो लिगामेंट हैं वो भी स्ट्रेच हुए हैं। लेकिन जब ये मेरिडोनियल फाइबर जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लाइक इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये लिगामेंट्स आगे को आ जाएंगे। ये लिगामेंट्स आगे को आएंगे तो इनकी लेंथ में कमी आ जाएगी, ठीक है, ये कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन की तरफ मूव करेंगे तो इनकी टेंशन में कमी आ जाएगी और ये थोड़े से नीचे आ जाएंगे, थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, और लेंस जो है वो भी थोड़ा सा ग्लोबुलर हो जाएगा। दोनों साइड्स में यही प्रोसीजर होगा। इस पूरे पैराग्राफ में जो है वो यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि मेरिडोनियल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पेरिफेरल इंसर्शंस की वजह से लिगामेंट्स लेंथ लिगामेंट्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द एजेस ऑफ कॉर्निया, और उनकी टेंशन जो है वो कम हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है वो लेंस की शेप मेंटेन हो जाएगी। इसी तरह जो सर्कुलर फाइबर्स भी हैं वो भी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो अंदर की तरफ कॉर्निया की तरफ मूव करते हैं लेंस को, और उससे उसकी ग्लोबुलर शेप हो जाती है और लेंस का रिफ्लेक्टिव पावर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब ये जो इन मसल्स को कंट्रोल है वो है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर के अंदर, यानी जब भी आप फार ऑब्जेक्ट को नियर लेकर आएंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल देगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और जो फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन लेकर आ रहे होंगे इन मसल्स की तरफ वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे और अल्टीमेटली लिगामेंट जो है उनकी टेंशन कम होगी और जो हमारा लेंस है वो फ्लैटन से ग्लोबुलर शेप में आ जाएगा। दैट्स व्हाट हैपन इन द अकोमोडेशन। अब इससे रिलेटेड इधर एक क्लिनिकल लिखा हुआ है रेस्बायोपिया। रेस्बायोपिया में क्या होता है, ड्यू टू एजिंग आहिस्ता
आहिस्ता जो ये लिगामेंट्स हैं और जो लेंस के अंदर फाइबर्स हैं उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, वो एक शेप के अंदर मेंटेन रह जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बाय द एज ऑफ 70 तो 0 डायोप्टर्स रिफ्रैक्टिव पावर हो जाती है। ठीक है, तो यानी अगर आप अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, आप नियर लाएंगे अचानक फार ऑब्जेक्ट से या फार ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो आप अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लिगामेंट्स और लेंस के फाइबर्स की टेंशन लूज हो जाती है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए फिर उन पर्सन को स्पेसिफिक किस्म के लेंस दिए जाते हैं जिनका जो सुपीरियर पोर्शन होता है, जैसे यहाँ पर बाईफोकल लेंसेज कहते हैं उनको। लास्ट लाइन में लिखा है कि विद द अपर सेगमेंट, ये लिखा हुआ है विद द अपर सेगमेंट जो है फोकस फॉर फार सीइंग। ठीक है, उसके अंदर जो है वो लेंस जो होगा वो ऐसा फिट होगा जो कि उनको फार अकोमोडेशन में हेल्प करेगा, जबकि जो लोअर सेगमेंट होगा वो नियर सीइंग में उनको हेल्प करेगा। एक ही ग्लासेस के एक ही लेंस के अंदर अपर पोर्शन और होगा फार विजन के लिए और लोअर पोर्शन जो है वो नियर विजन के लिए, लाइक रीडिंग है उसके लिए होगा हमारे पास। ठीक है, जो नेक्स्ट पोर्शन है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।